नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा। और आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया मुझे मेरे वीडियोस को, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग का बहुत धन्यवाद प्यार देने के लिए। और बहुत दिन हो गए थे तो मुझे लगा कि अपनी कार से जुड़े मेरे जो अनुभव है मुझे फिर शेयर करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग का जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद से मैं कुछ बता नहीं पाया आप लोगों को कि कैसा चल रहा है मेरी कार से रिलेटेड, मेरा क्या एक्सपीरियंस है फ़िलहाल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करें। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कुछ अपडेट्स आई हैं, मैं चाहता था कि वो भी मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा अवेयर करूं, ताकि अगर आप में से कोई कार परचेज़ करने का डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो इसीलिए मैं चाहता था कि काफ़ी लंबे समय बाद ही सही, लेकिन एक मैं आप लोगों के साथ फिर अपना डायलॉग शेयर करूं, सेट करूं आप लोग के साथ एक कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो ये मेरी कार है ऑल्टो K10 VXI प्लस, इसको चलाने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। अभी भी ये कार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा ये कि मैं पहले गुड़गांव में था, अब मैं अपने होम टाउन में वाराणसी में आ गया हूँ और मैं यहीं रह रहा हूँ। तो अपने शहर में रहने का भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा मिल रहा है मुझे। वाराणसी जैसा आपने सुना होगा, अच्छा शहर है और यहीं पला बड़ा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। और ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड खबरें हैं उनमें ये है कि अभी पिछले महीने यानी कि जून एंड में ये पता चला कि जो मारुति की और हुंडई की जो गाड़ियाँ हैं उनमें कुछ 31% का डिक्लाइन आ गया सेल्स में। तो सेल्स में जो डिक्लाइन आया है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो है स्ट्रिक्ट हो गए, 6 एयरबैग्स मैंडेटरी हो गए, सिक्योरिटी नॉर्म्स के साथ साथ अब मतलब CNG और इलेक्ट्रिक हर तरह के वर्जन्स लॉन्च करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से प्राइसेस हाई हो गई और जो लोग कार ख़रीदते थे उनके डिसीज़न में भी चेंज आ गया कि अगर हमें महंगी कार लेना है तो कोई नया ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। इस बात का फ़ायदा महिंद्रा को मिला। तो महिंद्रा ने पिछले महीने यानी कि जुलाई मंथ में अपना जो पोजीशन था सेल्स के मामले में वो 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे सिक्योर किया है, जो कि पहले हुआ करती थी टाटा 2nd पोजीशन पे, लेकिन अब टाटा का वो जादू नहीं चल पा रहा। तो अब फ़िलहाल जो है हाईएस्ट सेल्स के मामले में हमारी जो महिंद्रा है उसने बाजी मार ली लास्ट मंथ। तो महिंद्रा भी एक अच्छा ऑप्शन है और अब लोग भरोसा करने लगे महिंद्रा पर, क्योंकि उसने हर कार के अपने जो फेसलिफ्ट वेरिएंट्स जो है लॉन्च कर दिए हैं। जैसे कि पहले XUV 300 आती थी तो XUV 3XO आ गई, फिर उसने XUV 700 का भी फेसलिफ्ट लॉन्च किया, फिर उसने जो है इलेक्ट्रिक में भी कार्स लॉन्च की, जो है 2 गाड़ियाँ उन्होंने लॉन्च की थी इलेक्ट्रिक वर्जन में। तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। परफॉर्म करें ना करें एटलीस्ट उनकी मतलब एक मार्केट में विजिबिलिटी तो बनी गई। प्लस जो थार 5 डोर से लोग परेशान रहते थे, 3 डोर से परेशान रहते थे, तो थार रॉक्स दे दी जिसमें कि 5 डोर आ गया। तो उससे थोड़ा और इनका मार्केट और बन गया और लोगों का भरोसा भी इन्होंने जीता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आफ्टर सेल सर्विस है उसमें भी महिंद्रा इम्प्रूव कर रहा है, जिस वजह से लोग ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं और इनकी गाड़ियाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी कहीं ना कहीं, तभी लोग इतना परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है और समझने वाली बात ये है कि जो लोग पहले मारुति और हुंडई प्रेफर करते थे वो क्यों मारुति और हुंडई से दूसरे ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं और इनकी सेल्स में डिक्लाइन क्यों हो रहा है। उसके पीछे ये रीज़न है कि लोग अब नया ब्रांड, नई चीज़ें भी ट्राई करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि 2019 में किया इंडिया में लॉन्च हुई, किया कोई भी अपनी हैचबैक कार्स नहीं, यहाँ पर इंडियन मार्केट में कोई भी हैचबैक कार्स लॉन्च नहीं किया है किया ने। तो फिर भी 5 सालों में बहुत अच्छे से किया ने इस्टेब्लिश किया है और ये एक केस स्टडी है जो कि सारी कंपनीज़ को इस पर गौर करना चाहिए कि कैसे आप किसी नए मार्केट में 5 साल में ही अपने
कंपनी को एज ए रिलायबल ब्रांड सेट कर सकते हैं। तो किया ने ये कर दिखाया है, जो कि सबके लिए ही सीखने वाली बात है। फिर अब मेरी कुछ रिकमेंडेशन है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि जो लोग मारुति और हुंडई की तरफ से दूसरे ब्रांड्स पर गए हैं, उनके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन आज भी मारुति लार्जेस्ट कार सेलर है और उसके बाद हुंडई लार्जेस्ट कार सेलर कंपनी है। ये दोनों जो कंपनी जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ियाँ सेल करती हैं, सबसे रीज़नेबल प्राइस पे सेल करती हैं, और सबसे ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाए तो सबसे अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी इन्हीं दोनों की है। तो अभी भी अगर आप कोई भी मुझसे ये पूछता है कि अंशुमान ये बताइए कि सबसे ज़्यादा अच्छी कार, मतलब वो कार ख़रीदने के बाद मुझे कोई टेंशन ही ना लेना पड़े, तो कौन सी कंपनी की कार लेनी चाहिए, तो मैं आज भी यही कहूँगा कि सबसे पहले मारुति सुजुकी और सेकंड नंबर पे हुंडई। तो मारुति और हुंडई का जो ब्रांड वैल्यू है, ओवर द ईयर्स इन्होंने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया अपनी गाड़ियों को कि आज के टाइम में जब सारी कंपनीज़ के 4 इंजन हर 3 सिलेंडर इंजन वाली कार्स आ रही हैं, उस समय भी इन कंपनीज़ की कार की परफॉर्मेंस में कोई भी डिक्लाइन नहीं है। कार की परफॉर्मेंस एज इट इज़ है, या इनफैक्ट थोड़ी और इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव होने के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है कार की, जो आपको पुल मिलना चाहिए जब आप एक्सेलरेटर लेते हो या जब आप मतलब खींच के चलाना चाहते हो कार को हाईवे पे, तो बहुत अच्छा मतलब रेव भी मिलता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस बात को दर्शाती है कि ये कंपनीज लगातार अपने जो क्वालिटी है माफ़ कीजिएगा, लगातार जो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काम करते जा रही हैं। इसी का ये नतीजा है कि लोग अभी भी ख़रीद रहे हैं। टाटा के साथ भी प्रॉब्लम ये है, टाटा ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक पंच को छोड़ दिया जाए और किसी कार के लिए कोई होड़ नहीं है। रियल व्हील ड्राइव में टाटा सफारी आती है, तो उसके भी परचेज़ करने वाले लोग जो बायर्स बहुत कम हैं। बाकी जो गाड़ियां हैं टाटा की, उनमें अभी भी लोग पूरी तरह भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो टैंक जैसी कार्स तो हैं, वो बहुत सेफ़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। आफ्टर मतलब अगर आप सेल करने जाएंगे, आपको ये लगेगा कि मुझे दूसरी कार परचेज़ करना है और मैं इसको सेल करूं, तो रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिल पाती है टाटा में। इस बात की शिकायत मुझे लोगों से अभी भी मिल रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात पर पूरा भरोसा कीजिए, आप बेशक से मार्केट में जाइए और लोगों से भी बात कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है, और मेरी जो जिन लोगों की संगत है, जिनसे मेरी बातचीत है, उन्होंने मुझे यही बताया कि आज भी टाटा रिलायबिलिटी के मामले में स्टैंड नहीं कर पाई है। तो ये एक चीज़ है जिस पर टाटा को काम करना चाहिए। नो डाउट बहुत अच्छे फीचर्स टाटा दे रही है, जो लैंड रोवर और जो महंगी गाड़ियों में जैगुआर वगैरह में जो फीचर्स आते थे वो वाले फीचर्स देने लग गई है। नेक्सॉन वगैरह मैंने चला के देखा, तो जो हाई आरपीएम पे बहुत अच्छा वो परफॉर्म करती है नेक्सॉन, है ना। जब आप हाईवेज़ पे होते हैं और आप अबव 70 जाते हैं स्पीड में, 70 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर बढ़ने लगते हैं, तो आपको चलाने में बड़ा मज़ा आने लगता है। तो इस तरह की कार है वो नेक्सॉन। बट फिर भी नेक्सॉन की जो सेल है वो बहुत लिमिटेड है, कुछ खास सेल्स नहीं हो पा रही है, जबकि उन्होंने बाहर के फीचर्स दिए हैं, हर तरह के नए फीचर्स दिए हैं। इवन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि टाटा में ऐसे फीचर्स आएंगे, वैसे फीचर्स भी देने लग गए। तो पब्लिक कहीं ना कहीं सिर्फ फीचर्स नहीं चाहती है या सिर्फ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं चाहती है, पब्लिक को रिलायबिलिटी भी चाहिए। जो बेसिक फंक्शन है कार का कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाए, वो तो सारी कार्स करती हैं, लेकिन उसके ऊपर इंडियन जो पब्लिक है उसको चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो, कि वो मतलब खर्च कम उठाए, जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो, है ना। तो रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए सीएनजी का फीचर तो दे दिया टाटा ने, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंजन रिलायबिलिटी है कि भाई हमने एक बार कार ख़रीदा और हम 15 साल के लिए एकदम बेफिक्र हो गए, ये वाली चीज़ अटेन करने में अभी भी थोड़ा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है टाटा को। ये मेरी सजेशन है, मेरा एक तरह से जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूँ, हर कोई समझदार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। निसान मैग्नाइट के बाद
ये लगता है और भी अच्छा कर सकती है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा निसान को थोड़ा और मार्केट को जो है समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लोगों को किस तरह की गाड़ियाँ चाहिए। सबसे पहले तो सस्ती गाड़ियाँ हों और फ्यूल एफिशिएंट हो, क्योंकि जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर रैश ड्राइविंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें कि कोई और फंक्शन या कोई और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है अच्छी गाड़ियाँ बना के दो, अच्छा इंजन हो, और ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि टीनी का डिब्बा बना दिया। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आप थोड़ा इकोनॉमिकल गाड़ियाँ बनाइए। जो लोग ये कहते हैं कि अब हैचबैक्स का दिन चला गया, हैचबैक कार्स नहीं लेनी चाहिए, तो जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया है कि जो गाड़ियाँ स्क्रैप करने के लिए अब रेडी हैं उनको आप जो है फ्यूल अभी भी देंगे। मतलब पहले ये हो गया था कि फ्यूल अब नहीं दे सकते इन गाड़ियों को जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं। ठीक है, तो जिनकी एज 15 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है उनको फ्यूल देने से जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने स्टे लगा दिया, इस चीज़ को जो है होल्ड पे डाल दिया है। तो ये डिसीजन होल्ड पे क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी कार्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि पुरानी कार्स के साथ बहुत खुश हैं। ये इस मामले में मुझे एक कार याद आती है, फोर्ड की इकोस्पोर्ट, उससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो रखता है वो बेचना नहीं चाहता है, और लोग बेच भी रहे हैं तो इसी मजबूरी में कि पार्ट नहीं मिल पाते हैं या बहुत पुरानी कार हो चुकी है और लोग चाहते हैं कि वो कोई दूसरी कार चलाएं, या मतलब जो भी उनके XYZ रीजंस हैं, बट कार की परफॉर्मेंस को लेके लोग बहुत खुश रहते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट को। ठीक है, तो कार्स ऐसी बनाइए जो कि चले। एक रिकमेंडेशन मेरा है, अगर होंडा कंपनी के लोग सुन रहे हों या कोई भी होंडा कंपनी से देख रहा है, आप लोग का मैंने देखा है कि कुछ जैसे अमेज आ रही है, एलिवेट वगैरह आ रही है, उसमें उन लोगों ने रेट्रोफिटमेंट CNG का ऑप्शन देना शुरू किया है। कि रेट्रोफिटेड मतलब कि कंपनी नहीं लगा के दे रही है, तो वो विथ मैन्युफैक्चरिंग CNG किट उसमें नहीं है, लेकिन अलग से जो है वो मीजो का या किसी और कंपनी का जो भी बढ़िया ब्रांड्स है, लोरेटो का, मीजो का, वो फिटमेंट लगा करके CNG का और दे रहे हैं। ठीक है, तो बल्कि मैं ये कहूँगा ना कि जब आप इतना कर रहे हैं और आपका अपना फ़ैन बेस है, तो बेटर होगा कि आप क्यों नहीं मतलब फैक्ट्री फिटेड CNG बना के देते हो, जैसे कि मारुति कर रही है, फैक्ट्री फिटेड CNG दे रही है, आप वो कर सकते हो, उसकी कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो, बट उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी कार की सेल्स बढ़ जाएगी। ऑलरेडी जो चलाने वाले लोग हैं होंडा, वो बहुत प्यार करते हैं अपनी गाड़ियों से, और होंडा कार्स आर बिल्ट टू लास्ट। ये मैंने भी देखा, मेरी फैमिली में भी एक होंडा कार है, होंडा ब्रियो है मेरी फैमिली में, जो कि पिछले 15 साल से चल रही है और आगे भी और चलाएंगे हम उसको, हम उसे बेचने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कार है। तो आपकी कार्स अच्छी होती है होंडा कंपनी की, लेकिन थोड़ा सा जो है CNG अवेलेबिलिटी पे आपको काम करना चाहिए। और जिस तरह बाकी कार्स जो है CNG के साथ साथ इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर रही हैं, वो भी करके होंडा को देखना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला टाइम जो है ना वो बायोफ्यूल और ग्रीन एनर्जी का होने वाला है। तो इसके अलावा एक चीज़ और है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और दूसरे तरह के इंजन्स लॉन्च हो रहे हैं, जो कि रिसेंटली टोयोटा ने अनाउंस किया कि हम एक अलग किस्म का इंजन प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में, जो कि पार्शियली वाटर से चलेगा और पार्शियली इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो वैसी चीज़ें भी आप ला सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से रिवॉल्यूशनाइज हो रही है ये इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उसको देखते हुए जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको ये करना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से जो रिचार्ज करने का टाइम है, जितना जब आप प्लग करते हो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और उसको जब आप रिचार्ज कर रहे हो बैटरी को, उसका टाइम कम करें किसी तरह से, कि वो ज़्यादा देर ना लगे उसको चार्ज होने में, फास्ट चार्जिंग हो। आपने अभी लगाया और 1 मिनट के अंदर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई। अब तक हम लोग लिथियम आयन बैटरीज पे मतलब काम करते रहे, वही लगाते रहे सब जगह। इसका कोई और सब्स्टिट्यूट अगर ढूंढ निकाले तो और बेटर होगा मुझे लगता है।
क्योंकि जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन है 40% पॉल्यूशन तो जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही होता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट कर रही है कि फ्यूल में वो ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी ये सब यूज़ करने की कोशिश करे कि CNG यूज़ हो या इलेक्ट्रिक यूज़ हो। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन उसके साथ साथ जो मार्केट प्लेयर्स हैं जो बैटरी सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं, एमरॉन हो गई और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको ऐसी बैटरी मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है जो क्विक चार्ज हो सके, फास्ट चार्जिंग ले सके, है ना। एग्जांपल देता हूँ कि जब शुरू में स्मार्टफोन्स आते थे तो उसमें फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं थी, लेकिन बाद में चल के फास्ट चार्जिंग वाले भी फ़ोन्स आ गए। तो वही करने की ज़रूरत है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि जो कार्स हैं इलेक्ट्रिक वाली उनमें फ़ास्ट चार्जिंग आ जाए। उसके बाद ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक पे ही मूव हो जाएंगे। सबका सिर्फ एक ही चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़र है उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो फास्ट चार्जिंग नहीं हो पाता। हमने लगाया, बैठ के वेट करो, आराम से 6 घंटे बैठो, तब जाके वो फुल चार्ज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो इसके अंदर फॉल्ट है, इसको हटाने की ज़रूरत है। अगर ये रेक्टिफाई हो गया तो ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। इलेक्ट्रिक कार्स मैंने देखा ऐसी बिल्ड होती है उनकी बिल्ड क्वालिटी की, अगर आप जैसे कहीं पानी लगा हुआ, गुड़गांव जैसे शहरों में पानी लग जाता है, बनारस में भी लगता है, ठीक है, तो ऐसे शहरों में जहाँ पानी लगता है उनमें भी इलेक्ट्रिक कार्स बड़े आराम से निकल जाती हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि उनकी मशीनरी में अंदर पानी नहीं जा पाता। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिक कार्स की, और धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा भी करने लगे हैं इलेक्ट्रिक कार्स पे। अब बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगा है लोगों को। तो मेरा ये कुछ सजेशन था लोगों के साथ। अभी भी मैं कहूँगा जिन लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स लेनी है वो ये देख के इलेक्ट्रिक कार्स लें कि उनके साथ जो है चार्जिंग रिलेटेड सिर्फ एक ही ये प्रॉब्लम रहेगी। बाकी इलेक्ट्रिक कार्स साउंड मतलब नहीं करती हैं, बहुत ही क्वाइट कार्स होती हैं, अच्छी चलती हैं, है ना। अगर आप 70 to 80 की स्पीड पे रखते हैं तो वो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बहुत अच्छा रखती हैं। उन पे सब्सिडाइज्ड रेट होता है, वो सस्ती पड़ती हैं लेने में। चार्जिंग तो आप जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। उनके स्टेशंस भी वैसे हर जगह बन गए हैं आज के टाइम में, है ना। सिर्फ एक ही उसमें चैलेंज है कि उसको चार्ज करने में टाइम लगता है। अदरवाइज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी गुड, ठीक है। और दिल्ली से अभी जो रिसेंटली रूल पास हुआ है कि आप जनवरी से कोई भी 2 व्हीलर जो है वो इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि वहाँ पे जो भी चलेगी 2 व्हीलर वो इलेक्ट्रिक ही चलेगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट खुल रहा है। तो वो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो कि इलेक्ट्रिक पे मूव होना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहता था। मेरा जो कार का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, 4035 किलोमीटर चल गई है मेरी कार और ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। वाराणसी बहुत छोटा शहर है, उसके बाद भी हमेशा मैंने गैदरिंग में और बहुत ज़्यादा टाइट और जैम पैक्ड सिचुएशन में कार को चलाया है, और जबकि बम्पर टू बम्पर वाले ही ट्रैफिक में चलाया है। और हाईवे वगैरह पे तो ले नहीं जा पाया, बट फिर भी ये अभी भी 17 का माइलेज मुझे दे रही है। तो ऑल्टो K10 एक बहुत अच्छी कार है। जो लोग अभी भी मैं कहूँगा कि जो लोग इस वजह से कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो हमें SUV पे मूव होना चाहिए, कॉम्पैक्ट SUV पे मूव हो जाना चाहिए, ये सोच रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप गौर कीजिए। NHAI के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे इंडिया में और स्टेट गवर्नमेंट्स भी रोड बनवा रही हैं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अब तो इंडिया के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो है रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया इंडिया का नाम कि एक विदिन 24 आवर्स सबसे ज़्यादा में रोड बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो पाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो जिस तेज़ी से हर जगह रोड बनती चली जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि सबको कॉम्पैक्ट SUV या SUV लेने की ज़रूरत है। अगर आपका जो फाइनेंसेस है वो बहुत टाइट है, आपके पास बहुत हाई बजट नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आपको एक हैचबैक लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हैचबैक पार्किंग में भी इजी होती हैं, जगह कम लेती हैं
है ना, उनके अपने फ़ायदे हैं। उनका टर्निंग रेडियस कम होता है, उनके साथ बहुत सारी जो है वो मेरिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उन एडवांटेजेस का जो लो इनकम ग्रुप है या जो मिडिल क्लास ग्रुप है उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। कि अगर आपकी रोड्स हर जगह अच्छी बनी हुई है तो सिर्फ दिखावे के लिए अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी या एसयूवी लेने जा रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट और जो उसका रनिंग कॉस्ट है वो बढ़ा देगा। आप अगर एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंट अगर आप हैचबैक ख़रीदते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो मैं हर किसी को यही राय देता हूँ कि सिर्फ दिखावे के लिए आप एसयूवी या माइक्रो एसयूवी मत ले लीजिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट एसयूवी, माइक्रो एसयूवी ये सब आप तब लीजिए जब आपकी इनकम उस लेवल की हो और आपको जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं उनमें प्रॉब्लम ना आए, तभी लीजिए। अदरवाइज़ हैचबैक कार्स आर बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी ले सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी कार से और मेरा जो डिसीजन था कि मैं हैचबैक ही ख़रीदूँगा वो मुझे बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी ये गाड़ी जो है इसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी फैमिली में सभी को बहुत खुश किया है कि एज़ अ फैमिली कार भी ये सक्सेसफुल है। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से देखने में छोटी लगती है बट अंदर बैठ के जगह की कमी नहीं महसूस होती। इसमें ज़रूरी फीचर्स भी सारे दे रखे हैं। तो खैर छोड़िए, मैं क्यों ही मियाँ मिट्टू बनने लगा, अपनी कार की तारीफ़ खुद ही किए जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन हाँ यही मैं बस बताना चाहता था कि मैं खुश हूँ अपनी कार से, बाकी आप लोगों का डिसीजन है। तो अगर आप लोग कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं, आप लोगों को मेरी कोई राय चाहिए, आप अपना कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में। और मेरे वीडियो को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के थ्रू हेल्प करूं, है ना। और कोई भी व्हीकल रिलेटेड अगर सजेशन चाहिए या आप लोगों को किसी भी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोगों की इसके रिगार्डिंग। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं किसी के बाइंग डिसीजन में कोई हेल्प कर पाऊँ जिससे कि उसको और उसकी फैमिली को एक अच्छी व्हीकल मिल जाए, तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, मेरी कोई PDI सर्विसेज नहीं है कि मैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करता हूँ, वो सब मैं नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको एक सजेशन चाहिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है, तो वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, उसमें मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। और भी लोगों को मैं हेल्प करता हूँ इस मामले में और इसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प कर दूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात करके, अपनी जो बातें मैंने शेयर की, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा ना लगा हो तो कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा इसी तरह कुशल मंगल से रहें और मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों को। जो लोग नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कार ख़रीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन है और आपकी फैमिली पर इसका बहुत असर होता है। तो हैप्पी बाइंग और थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को फिर से कुछ नई बातें बताने में, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और वंदे मातरम।